हेलो दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है, आप एग्जाम में परेशान रहते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज के बाद आप इकोनॉमिक्स के पीछे नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स आपके पीछे भागेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स मार्कशीट पे, जहां पर सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपको सबसे इजी तरीके से समझाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे टॉपिक से संबंधित वीडियो बहुत ही आसान शब्दों में समझाए जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स। ये सेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, आप उसको जरूर देखें। दोस्तों, सेक्टर्स को समझते हुए हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जिस तरीके से किसी मकान में अलग अलग कमरे होते हैं, उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। मकान में अलग अलग कमरे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप बेडरूम का सामान किचन में नहीं रख दें, किचन का सामान आप हॉल में नहीं रख दें। अगर सारे सामान आपस में मिल जाते हैं तो इससे मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। इसी तरह से इकोनॉमी में भी अगर आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, सारी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ मिलाकर अगर देखते हैं तो बहुत परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। कई बार आप डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे जा रहा है, किस सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है, किस में निगेटिव ग्रोथ हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया है। सेक्टर्स का सीधा सा मतलब है कि अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के बेसिस भी अलग अलग हो सकते थे, जिसमें से आज हम लोग एक बेसिस लेके चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराइए कि यहाँ बोर्ड पे हिंदी में लिखा हुआ है। आपकी स्क्रीन पे इन सारे का ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्राइमरी सेक्टर को समझने से कि आखिरकार ये प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि लॉकडाउन में हमारी कंट्री के प्राइमरी सेक्टर ने ही केवल ग्रोथ शो किया, बाकी जितने भी सेक्टर्स थे उन सारे सेक्टर्स ने निगेटिव ग्रोथ दिखाया है। तो ये क्या दिखाता है, प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में प्राथमिक क्षेत्रक या कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। दोस्तों, इस सेक्टर में हम लोग ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डालते हैं जिनका संबंध कृषि से हो, एग्रीकल्चर से हो। ठीक है दोस्तों, इसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सेक्टर का जुड़ाव जो है प्रकृति से होता है, और इसके साथ साथ इस सेक्टर में जितने भी उत्पादन होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उन सामानों का उपयोग सेकेंडरी सेक्टर में किसी दूसरे सामान को बनाने में किया जाता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई अन्य एक्टिविटीज जैसे डेयरी, आप बहुत सारे किसानों को देखते होइएगा कि वो पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, इसको रख सकते हैं। दूसरी तरफ आप फूलों का उत्पादन, इसके अलावा मधुमक्खी का पालन, बी कीपिंग, ठीक है, इनको भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटीज इसमें शामिल हो सकती हैं, तो थोड़ा आप अगर सोचिए तो आप इसमें फॉरेस्ट्री यानी वन के जितने भी उत्पाद हैं इसको शामिल कर सकते हैं, और इसमें आप माइनिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज भी शामिल कर सकते हैं। आखिरकार इन एक्टिविटीज को इसमें शामिल करने का बेसिस क्या है, हम क्यों शामिल कर रहे हैं,
इन सारी एक्टिविटीज को प्राइमरी सेक्टर में। आखिरकार ये प्राइमरी सेक्टर है ही क्यों, ये कहने का क्या मतलब है? तो आइए इस बात को हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, जब ये धरती बनी उस समय बहुत सारे जो आज हम एक्टिविटीज देखते हैं वो नहीं थे। जैसे आज के समय में आपके पास मोबाइल होगा हाथ में, तब मोबाइल फोन नहीं था। आज आप इतने ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, तब कपड़े ऐसे नहीं बनते थे। आपको तो पता होगा कि जब स्टार्टिंग में शुरुआत में जो आदि मानव धरती पे आया तो उसने कपड़े की जगह पे पेड़ों के जो पत्ते होते थे इसको कपड़े के रूप में प्रयोग किया। तो जो हम आज देखते हैं, जिस तरह की दुनिया हम आज देखते हैं, दुनिया तब ऐसी नहीं थी, बहुत सिंपल हुआ करती थी। तब दुनिया में क्या क्या शामिल थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल थी, आप तब भी देख सकते हैं कि उस समय भी खेती होता था। आदि मानव कुछ सालों के बाद खेती करना सीख गया था, तो उसने खेती करना सीखा। खेती के साथ साथ उसने जानवरों को भी पालतू बना लिया। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि माइनिंग से जुड़े हुए एक्टिविटीज, जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, ये धरती के अंदर पाए जाते हैं, नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने तो ये तो देखा होगा ना कि धरती के अंदर से ही ये मिनरल्स निकाले जाते हैं, है ना। तो अगर ये मिनरल्स नहीं भी निकाले जाते धरती के अंदर से, तो ये लाखों सालों से, जब से धरती बनी है तब से लेके आज तक धरती के अंदर ही है, ऐसे ही एज इट इज। कुछ हजार सालों पहले इंसान ने इन मिनरल्स का उपयोग करना सीख लिया, लेकिन क्या इससे पहले ये मिनरल्स धरती के अंदर नहीं थे? बिल्कुल थे। तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में हम ऐसी एक्टिविटीज को शामिल करते हैं जिनका जुड़ाव डायरेक्ट प्रकृति से हो, जो सीधे रूप में प्रकृति से जुड़े हुए हो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो खेती का काम है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो मधुमक्खी पालन का काम है, बी कीपिंग का, ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अभी अभी हमने देखा जो माइनिंग का काम है ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे प्रकृति का मतलब आप हर्बल समझ के कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि जो मिनरल्स है वो हर्बल प्रोडक्ट तो नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ हर्बल के साथ इसको कनेक्ट नहीं करना है। इसलिए कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि भले हर्बल प्रोडक्ट हो या नहीं हो, जो मिनरल्स है वो, लेकिन ये धरती के अंदर पाए तो जाते हैं ना, हजारों साल से ऐसे ही है धरती के अंदर। और इन मिनरल्स का यूज इंसान अलग अलग कामों में करता है। जैसे आपको पता होगा लोहे का उपयोग, जो मेटल है इसका उपयोग बहुत सारे कामों में हो सकता है। जहाज को बनाने में हो सकता है, रेल की पटरियों को बनाने में हो सकता है। ठीक है, तो इंसान ने इनका उपयोग करना सीखा है समय के साथ। दोस्तों, ये तो थी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं सहायक क्षेत्र की बात। इसमें आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे शहद, मधुमक्खियां शहद बनाती हैं ना, तो आप उसको भी इसी में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, ये सेकेंडरी सेक्टर के लिए कच्चे माल का काम करते हैं, यानी रॉ प्रोडक्ट्स के रूप में काम करते हैं। जैसे आप अगर देखिएगा तो जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें किसान पूरे साल बहुत मेहनत से अनेक तरह के फसलों को उपजाता है। जैसे मान लेते हैं कि उसने गेहूं की फसल को उपजाया है और इस गेहूं का प्रयोग कोई मिल मालिक अपने मिल में करता है और मिल मालिक ने इस गेहूं का प्रयोग करके आटा बना लिया और इस आटे का प्रयोग करके दोस्तों रोटी बन सकती है। ठीक है, इसी आटे का प्रयोग करके अनेक तरह के बिस्कुट बन सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, जो बिस्कुट बनेंगे वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनेंगे। जैसे पार्ले जी के बिस्कुट हो सकते हैं, तो पार्ले जी के बिस्कुट खेत में तो नहीं बनते हैं ना, वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनेंगे। लेकिन इस बिस्कुट के लिए कच्चा माल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, आटा है। ठीक है दोस्तों, ये आटा आया कहां से? तो प्राइमरी सेक्टर से आया। किसान ने उसको अपने खेतों में उपजाया था। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना कि जो
कृषि से यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। तो आटा प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हुआ। तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में हम ऐसी चीजों को डालते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले जो मैक्सिमम लोग होंगे वो आपको किसान के रूप में दिखाई दे सकते हैं या फिर शिकारी। ये शिकारी किस तरीके का हो सकता है, या तो जंगल में किसी जानवर को पकड़ के मारता हो, या हो सकता है कि वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको इकट्ठा करता हो, जैसे पेड़ों के पत्ते, शहद। आप देखते होंगे, आपने डिस्कवरी चैनल पे कई बार देखा होगा, जो शिकारी होते हैं ये पर्वतों में, गुफाओं में या जंगलों में जो मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाती हैं उनसे शहद इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी प्राइमरी सेक्टर की बात। प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है क्योंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर के दो नाम थे, प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का भी एक और नाम है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे चाहे बात बदल के पूछ दी जाए कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, या फिर इसी को हिंदी में बोले कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है या फिर औद्योगिक क्षेत्र क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इन सब बातों का मतलब एक ही होता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है सेकेंडरी सेक्टर के डिफिनीशन में, ये प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों के प्रयोग से विनिर्माण का काम करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। यानी अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना पिछले एग्जाम्पल में कि जो प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज थे, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के जो रिसोर्सेज थे जैसे कि गेहूं, उस गेहूं का प्रयोग करके बिस्कुट बनता है। वो बिस्कुट कहाँ बन रहा है? किसी आप पार्ले जी की फैक्ट्री में बना सकते हैं, किसी आप वर्कशॉप में बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर कहने का मतलब है कि वो सेक्टर, वो जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, विनिर्माण का काम होता है, जहां रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम तैयार माल, फाइनल गुड्स बनाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल और फाइनल गुड्स क्या है, इसको हम एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों अगर कोई जूता बनाने वाला है, कोबलर है, मोची है, तो ये क्या करेगा? जूता बनाने के लिए लेदर का प्रयोग करेगा, चमड़े का यूज करेगा। तो यहाँ पे जो चमड़ा है ये जूता के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और जूता एक फाइनल प्रोडक्ट है, तैयार माल है। ठीक है, तो ये तो जूते के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा। इसी तरह से आप कुछ और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का यूज करके हवाई जहाज बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है। तो यह एल्यूमिनियम एक रॉ मटेरियल है और जो एरोप्लेन बन रहा है वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो एल्यूमिनियम आया कहाँ से? तो प्राइमरी सेक्टर से आया था। हम लोगों ने देखा था ना कि प्राइमरी सेक्टर में जो मिनरल्स होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि वो धरती के नीचे हजारों सालों से एज इट इज पड़े हुए हैं। लेकिन जब इंसानों ने इसी एल्यूमिनियम को धरती के अंदर से निकाल लिया और इनका यूज यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में किया, हवाई जहाज बनाने के लिए किया, किसी फैक्ट्री में उस एल्यूमिनियम का यूज करके हवाई जहाज बनाया, तो क्या हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के सामानों का यूज करके नए ऑब्जेक्ट्स का निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसा अभी हम लोगों ने देखा जूता वाले एग्जाम्पल में कि चमड़े का उपयोग करके जूता बनाया जा रहा था, एल्यूमिनियम का उपयोग करके हवाई जहाज बनाया रहा था, लोहे का उपयोग करके ट्रेन बनाया जा सकता है, ट्रेन के इंजन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है रॉ मटेरियल का फाइनल गुड्स के रूप में। इसी को आप लोग कह सकते हैं आगे कि वैल्यू एडिशन हो रहा है। आप पूछेंगे वैल्यू एडिशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन को मूल्यवर्धन कहा जाता है। इस मूल्यवर्धन का क्या मतलब हुआ? दोस्तों
जब जूता बनाने के लिए हम लोग चमड़े का यूज कर रहे थे तो हो सकता है उस लेदर का कॉस्ट शायद 100 या 200 रुपए ही हो, लेकिन जब वो जूता बन गया तो मार्केट में आप किसी भी दुकान पे आप उस जूते को खरीदने जाइएगा तो वहां पे वही जूता आपको 800 से 1000 रुपए या 2000 या उससे भी महंगी कीमत पे मिल सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चमड़ा था, लेदर था, उसके कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है। 200 से उसका कॉस्ट बढ़ के जब वो जूता बन गया तो 1000-2000 तक पहुंच गया। तो आप कह सकते हैं कि इस चमड़े का वैल्यू बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? जब सेकेंडरी सेक्टर में उसको प्रोसेस किया गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया जूते के रूप में। तो आप यह भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में के जो रिसोर्सेज हैं इनको वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है, इनका वैल्यू ऐड करता है, मूल्य बढ़ाता है इनका। ठीक है दोस्तों, एक बात हम लोग को यहीं पर और समझ लेनी है, जो कि यहाँ पर आपको लिखी भी गई है कि बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। जो विकसित देश है हमारी दुनिया में, जो डेवलप्ड कंट्रीज, इनमें जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री, कहने मतलब सेकेंडरी सेक्टर बोले या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोले एक ही बात है। तो इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप अमेरिका के एग्जांपल ले लें तो वहां जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सामान है, इनको बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए यहीं पे। ठीक है, कि जो डेवलप्ड कंट्री है इनमें सेकेंडरी सेक्टर में बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है। अब आप पूछिए कि बार बार हम ये क्यों दोहरा रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है, मेगा जो मशीन से इनका यूज किया जाता है, क्या इंडिया में नहीं किया जाता है? दोस्तों इंडिया में भी किया जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी भी होगी और साथ में दुख भी होगा कि जब हम इंडिया का कंपैरिजन किसी डेवलप्ड कंट्री से करते हैं, जैसे अमेरिका से करते हैं, फ्रांस से करते हैं, ठीक है, इंग्लैंड से करते हैं, तो जब इन कंट्रीज से आप इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो अगर विदेशों में बड़ी मशीनों की संख्या 1000 में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर वहां बड़ी मशीनों की संख्या 1000 में है, तो भारत में बड़ी मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 100 या 200, कितना ज्यादा का अंतर आ गया, 800 या 900 का अंतर आ रहा है, कहाँ 1000 और कहाँ 100 से 200। ये गैप दोस्तों नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा गैप है। यही एक कारण है कि इंडिया, जब आपसे कोई पूछता है कि डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में एक पिछड़ा हुआ देश क्यों है, इसका एक कारण यह भी है कि इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर में मेगा फैक्ट्रीज नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है। ठीक है, आप पूछेंगे, कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो हम टाटा जैसी कंपनी देखते हैं या फिर जो महिंद्रा जैसी कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है, क्या ये सब मेगा कंपनीज नहीं है? दोस्तों हैं, बिल्कुल हैं ये, लेकिन ऐसे आप कितने एग्जाम्पल सोच सकते हैं? शायद 8, 10, 20 इतने एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन जब आप अमेरिका या फिर अलग किसी डेवलप्ड कंट्री का रुख कीजिएगा, उधर देखिएगा, तो आपको ये जो नंबर है बहुत छोटा लगेगा। तो अगर आपसे यही कोई बात बदल के पूछ भी दे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, उसको दावे के साथ कहिएगा कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो एक चीज ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जो मेगा फैक्ट्रीज है जो कम है हमारे भारत में, इनको लगाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी, आप अपने देश में ही सारे सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आपको विदेशों से इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि आप हमेशा के लिए गरीब बने रहें, अपने पड़ोसी के यहां सामान लाने के लिए जाएं? आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिएगा। उधार की जिंदगी अच्छी नहीं होती है, आप दूसरों से मंगा मंगा के काम करते हैं। बेहतर तो यही हो कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। और ये सेल्फ डिपेंडेंट जो आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से सुना भी होगा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये क्या है दोस्तों? यही इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो हमारे देश में पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में ऐसी मेगा फैक्ट्रीज की कमी है, इनको सुधारने का काम है।
ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री अपने देश में स्थापित हो सके। तो यहाँ पे हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर में क्या समझा कि ये वो सेक्टर है जहाँ हम लोग मेगा फैक्ट्रीज में या छोटे छोटे मेगा फैक्ट्रीज ही केवल नहीं, छोटे छोटे भी फैक्ट्रीज हो सकते हैं, वर्कशॉप्स हो सकते हैं, इनमें प्राइमरी सेक्टर के जो रिसोर्सेज हैं इनका उपयोग करके कोई नए सामान बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो थी सेकेंडरी सेक्टर की बात। आइए अब हम लोग समझते हैं कि टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर क्या होता है। दोस्तों, ये आपको YouTube पर पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं अच्छे से समझाएगा कि सर्विस का क्या मतलब होता है। आप चाहे 10 किताब क्यों न रट लीजिए, आखिरकार उसी कंक्लूजन पे आप आइएगा जहां पे हम आपको ले जाना चाहते हैं। एक लाइन में इसको हम लोग समझ जाएंगे, कभी दोबारा कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कि सर्विस का क्या मतलब होता है। सर्विस को समझने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के घर में माली, ड्राइवर या फिर नौकर काम करते हों। ये लोग आपकी किसी न किसी तरीके से सर्विस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे सर्विस का मतलब केवल नौकरी से नहीं लगा लेना है। सर्विस का एक मतलब तो नौकरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उस सेंस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विस का मतलब हम लोग सेवा से समझ रहे हैं। यही समझ रहे हैं कि सेवा का क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि अगर कोई नौकर या माली या ड्राइवर आपकी सेवा कर रहा है तो वो आपको हेल्प पहुंचा रहा है, आपको सुख पहुंचा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर्विस एक तरह की मानसिक फीलिंग है जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आप हैप्पीनेस महसूस करते हैं, आपके मन में सुकून होता है, शांति मिलती है। अगर कोई नौकर आपका हेल्प कर देता है, कोई ड्राइवर आपको अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ देता है, मार्केट छोड़ देता है, तो आपके लिए तो काम आसान हुआ ना। तो ये जो काम को आसान बना दिया उसने, इसके बाद आपके मन में खुशी एक होगी, आपका मन सुकून से रहेगा। अगर पैदल जाना पड़ता तो आप परेशान हो जाते। तो ये जो प्रक्रिया है जिससे किसी ने आपको हेल्प पहुंचाया है, तो इसको सर्विस कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हम लोग समझेंगे कि टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर क्या है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के जो हम लोगों ने 2 सेक्टर देखे थे, प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रकृति से जुड़े हुए संसाधन थे, रिसोर्सेस थे, वो थे, उनका प्रोडक्शन हो रहा था, जैसे कि अनाज का प्रोडक्शन हो रहा था। सेकेंडरी में हम लोगों ने ये समझा था कि जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये हम लोगों ने सेकेंडरी में समझा था। लेकिन दोस्तों, टर्शियरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टर्शियरी सेक्टर क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि ये वो सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, सीधा सा डेफिनेशन है कि टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों फिर से चलिए प्राइमरी सेक्टर पे उस किसान के एग्जाम्पल में। उस किसान को अपने फसल जो उपजा रहा था उसके लिए हो सकता है ट्रैक्टर की जरूरत हो, उसको अपने खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत हो सकती है। तो ये ट्रैक्टर दोस्तों आएगा कहां से? तो ट्रैक्टर यहाँ पे दोस्तों आ रहा है उसको सेकेंडरी सेक्टर से, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे का यूज करके नए ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है। तो लोहे का उपयोग करके यहाँ पे ट्रैक्टर को बना दिया गया। तो क्या हुआ कि इस किसान को सेकेंडरी सेक्टर ने हेल्प किया ट्रैक्टर की मदद से। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसी किसान को अपने खेतों के लिए बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए, लोन की जरूरत पड़ जाए, तो ये बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। दोस्तों जैसे ही ये किसान बैंक के पास गया तो इस बैंक ने जो उसको लोन दिया है
तो यहाँ पर बैंक एग्जाम्पल हो गया टर्शियरी सेक्टर का। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि बैंक ने इस किसान की हेल्प की है इसके फसल को उपजाने में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे डॉक्टर का। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट्स की मदद करते हैं। जो पेशेंट बीमार होकर उनके पास आते हैं, ऐसे पेशेंट्स की वो हेल्प करते हैं। और जब ये पेशेंट्स ठीक हो जाते होंगे तो क्या होता है कि वो अपना प्रोडक्शन, वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अपना नया रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया है? अपने पेशेंट्स की सर्विस की है, उनको मदद पहुंचाई है, उनको एक मानसिक, एक मेंटल हैप्पीनेस पहुंचाया है, सुविधा दी है उनको। इसलिए डॉक्टर भी एग्जाम्पल है सर्विस सेक्टर का। और बैंक एग्जाम्पल तो हम लोगों ने पहले देख ही लिया। एक हम लोग और समझ लेते हैं रेल सर्विसेज। ठीक है कि रेल सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल कैसे है? दोस्तों फिर से इसी किसान के पास चलते हैं कि इस किसान ने अपनी फसल जब उपजा ली खेतों में, तो हो सकता है कि फसल को बेचने के लिए उसको मार्केट तक ले जाना पड़े। तो मार्केट कैसे ले जा सकता है? मे बी ट्रैक्टर पे ले जाए, मे बी ट्रक की सहायता से ले जाए, और हो सकता है कि वो रेल की सहायता से ले जाए। तो चाहे ट्रैक्टर वाले ने उसकी मदद की या फिर रेल पे जब लाद के ले जा रहा है ट्रेन की मदद से, गुड्स ट्रेन में, तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन ने उसकी मदद की। ठीक है, या फिर ट्रक वाले ने उसकी मदद की है। तो ये सारे लोग किसान की मदद कर रहे हैं उसकी फसल को बेचने में। यानी आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर की मदद कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर रेल सर्विस भी एक सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है। दोस्तों ये तो थी बात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की। आइए इससे पहले कि हम लोग वीडियो को अंत करें, जल्दी से समझ लेते हैं कि इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डाला जाता है जो कृषि एवं इससे जुड़ी हुई होती है, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सर्विसेज होती हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेयरी, माइनिंग। ये इन चीजों को हम लोगों ने देखा था। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनको फाइनल गुड्स में तैयार किया जाता है। कहाँ पे तैयार किया जाता है? फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में। और जब हम लोग टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि ये जो टर्शियरी सेक्टर है इस प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की मदद करता है इनके प्रोडक्शन में। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि किसान की मदद की थी उसकी फसल बेचने में ट्रक वाले ने या फिर रेल ने। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर पे जब हम लोग आते हैं वो है दोस्तों कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल्स को अवेलेबल करवाता है, उपलब्ध करवाता है। जैसे बिस्कुट कंपनी को जो गेहूं मिल रहा था वो कहां से आ रहा था? प्राइमरी सेक्टर से। तो गेहूं एग्जाम्पल था प्राइमरी सेक्टर का, और जो बिस्कुट है वो बन रहा है सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्री में, तो वो एग्जाम्पल हो गया बिस्कुट सेकेंडरी सेक्टर का। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की सहायता करता है। और थर्ड डिफरेंस पे दोस्तों हम लोग आते हैं तो ये है कि प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो मैक्सिमम जो कन्वेंशनल सोर्सेज है उनकी मदद से प्रोडक्शन किया जाता है, यानी पारंपरिक स्रोतों की मदद से। आज भी हमारे देश में बहुत जगह पे जो किसान हैं वो फसल जब उपजाते हैं खेतों को जोतने में हल बैल का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो परंपरागत तरीके हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, उनका यूज किया जा रहा है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों कि मैक्सिमम जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। स्किल्ड लेबर्स का क्या मतलब है? स्किल्ड लेबर कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसे आदमी जो अपने हुनर में बिल्कुल माहिर हो,
ऐसे आप किसी नौसिखिया आदमी को तो फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं भेज सकते ना, कि उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन आपने उसको फैक्ट्री में भेज दिया, वो अपना मशीन चलाना जानता नहीं है, उसका हाथ मशीन के नीचे आके कट गया, तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई यहाँ पे। तो पहले से उसको प्रॉपर मशीन चलाना आता हो, तो ऐसे ही मजदूरों को कहेंगे स्किल्ड लेबर्स। यहाँ पर सिर्फ मजदूर की ही बात नहीं हुई, हो सकता है कि कुछ और भी लोग जो अपने काम में माहिर हो उनको भी आप स्किल्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जहाँ प्राइमरी सेक्टर में केवल कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज हो रहा था, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं उनका यूज होता है, और टर्शियरी सेक्टर में स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड लेबर्स का भी यूज होता है। जैसे टर्शियरी सेक्टर में स्किल्ड लेबर हो सकते हैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लेकिन अनस्किल्ड कौन हो सकते हैं? ट्रक का ड्राइवर, ठीक है, या फिर कोई रिक्शा पुलर। ट्रक का ड्राइवर शायद तो, हालांकि ये कहना दोस्तों थोड़ा सा अनुचित होगा, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर भी तो अपने काम में तो बिल्कुल माहिर ही है, क्योंकि उसको ट्रक चलाना तो आता ही है। लेकिन फिर भी अगर आप जब डॉक्टर के एग्जाम्पल से कंपेरिजन करके देखेंगे, तो डॉक्टर ने प्रॉपर एक ट्रेनिंग ली है, उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो यहाँ हम लोगों ने कंपेरिजन करके बस देखा है। और फोर्थ डिफरेंस जो है दोस्तों, कि हमारे देश में, इंडिया में गरीबी का एक कारण ये है कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। और जब आप इसी को किसी डेवलप्ड कंट्री से कंपेरिजन करके देखते हैं, जब आप इसको अमेरिका से कंपेरिजन करके देखते हैं, तो वहां पे आप ये पाएंगे कि वहां सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा लोग लगे हुए हैं। वहां भी सेकेंडरी सेक्टर समझते हुए हम लोगों ने यह समझा था कि वहां फैक्ट्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में कम है। यही एक कारण है कि इंडिया के गरीब होने का, क्योंकि यहाँ प्राइमरी सेक्टर में हद से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। आपने कभी पढ़ा भी होगा कि इंडिया में आज भी लगभग 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, जबकि उनको होना चाहिए यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन है कहाँ पे? प्राइमरी सेक्टर में। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे कि इंडिया के गरीब होने का कारण क्या है, तो एक कारण आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ, इसकी चर्चा हम लोग दोस्तों अलग से एक वीडियो में करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसकी चर्चा हम लोग हिस्ट्री पढ़ते समय करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से हमारी कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ने ही नहीं दिया। और लास्ट है टर्शियरी सेक्टर, कि ये आज के डेट में हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला सेक्टर है। क्यों है टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला सेक्टर, इसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।